और आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन कुशिस कन्वर्जेंट थ्योरम वो एग्जाम में लगभग हर साल पूछ ही देता है। मेरा बात मानो तो आप इसको कंप्लीट ही कर लो। देखो 2012 में पूछ दिया, 2013 में पूछ दिया, 2014 में, 2005, मतलब हर साल लगभग इस थ्योरम को पूछ ही लेता है। तो आज जो मैं बताऊंगा आपको उसको कंप्लीट कर ही लेना है। ओके, जहाँ हल्का फुल्का प्रॉब्लम भी होगा तो भाई पूछ लेना, भाई मैं बता दूंगा। ओके, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्टेट एंड प्रूव कुशिस कन्वर्जेंट थ्योरम। आज हम लोग कन्वर्जेंट थ्योरम, कुशिस कन्वर्जेंट थ्योरम प्रूव करेंगे। पहले हम लोग कुशिस कन्वर्जेंट थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं कि यह थ्योरम आखिर क्या कहता है, हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है, क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है। इस थ्योरम में जो है कोई दो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस an यदि कन्वर्जेंट है तो हमको प्रूव करना है कि xn भी कन्वर्जेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि xn किस प्रकार का सीक्वेंस है, xn के अंदर कैसा कैसा एलिमेंट है। हमको जो प्रूव करना है कन्वर्जेंट, पहले हम जानेंगे तब ना कि xn किस फॉर्म में है, इसका जनरल फॉर्म क्या है। पहले हम ये समझते हैं कि an जो मेरा कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, पहले उसके बारे में कुछ समझते हैं। देखो यहाँ चूंकि मेरा an मेरा क्या है, कन्वर्जेंट, ये जो कन्वर्ज करेगी ये हो सकता है ये जो है जीरो को लाइज करे, मतलब जीरो के करीब हो, या फिर जीरो के अलावा किसी और टर्म के करीब हो, जैसे यहाँ पे किसी एल टर्म के करीब था। तो मेरा दो कंडीशन बनता है। केस फर्स्ट में क्या है, ये जीरो को लाइज कर रही है। केस सेकेंड में क्या है, ये an जो है मेरा l को लाइज कर रही है। जब an मेरा जीरो को लाइज करेगी, an मतलब क्या, जब हम n को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, तब उस वक्त an मेरा जीरो के करीब हो रहा है, मतलब an टेंस टू जीरो सॉरी an टेंस टू जीरो। मतलब यदि मतलब an और जीरो, इस दोनों के बीच इतना कम का अंतर है, अगर दोनों को हम घटाएंगे an और जीरो को, उसका मान जो है एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। मतलब an और जीरो को यदि हम घटा रहे हैं, उसका मान जो है एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। ठीक उसी तरह यहाँ पर an और an जो है l पर लाइज कर रही है, इसका मतलब an और l को जो हम घटाएंगे उसका डिफरेंस जो है मेरा एप्सिलॉन से भी छोटा होगा। an किसको लाइज कर रही है, l को। an और l का डिफरेंस, an और l के बीच बहुत कम का गैप होगा, इतना कम का गैप होगा कि उसका मान जो है एप्सिलॉन से भी कम होगा। अब हम पहले जो है केस फर्स्ट को देखेंगे, केस फर्स्ट क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और दूसरे से कोई मतलब नहीं। ठीक है, पहले हम केस फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फिर केस सेकंड सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट में क्या है कि an माइनस जीरो का मोड जो है एप्सिलॉन से कम है, इसका मतलब है an का मोड एप्सिलॉन से कम है। अच्छा, इसको हम ये कह सकते हैं, अगर an का मोड एप्सिलॉन से कम होगा तो ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट होगा। चूँकि an कन्वर्जेंट दिया हुआ था तो मेरा an का मोड एप्सिलॉन से कम आया, और हमको xn को कन्वर्जेंट दिखाना। ध्यान से समझो, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना है। an कन्वर्जेंट था तो मेरा क्या आया, an का मोड जो है एप्सिलॉन से कम। हमको xn कन्वर्जेंट दिखाना है। यदि हम ये दिखा दें कि xn का मोड भी जो है मेरा एप्सिलॉन से कम है तो मेरा काम बन गया। अगर ये मेरा दिख गया, अगर इसको हम दिखा दिए कि xn का मोड कर रहे हैं और उसका मोड जो है एप्सिलॉन से छोटा आ गया, इसका मतलब xn मेरा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलो इसका मान निकाल। अब तो सोच मैंने इतना कुछ कहा, आप सोच रहे होगे कि xn है क्या। ध्यान से समझो, xn के अंदर कैसा कैसा एलिमेंट है। xn जो है मेरा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, a1। xn मेरा किस फॉर्म में है, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an बटे n के फॉर्म में। मतलब इसमें पहला एलिमेंट क्या होगा, x1, n का मान 1 पुट करेंगे, 1 पुट किए और इसको 1 टर्म तक जोड़ना है, मतलब a1 तक जोड़ना है। इसके अंदर
x1 कैसा एलिमेंट है, a1 के बराबर है। x2 कैसा एलिमेंट है, इसको 2 टर्म तक जोड़ना है, a1 प्लस a2 बाय 2, n का मान 2 पुट किए, n का मान नीचे ये जो 2 है नीचे आ जाएगा और 2 टर्म तक ऐड कर देंगे। तो x2 कैसा एलिमेंट है, a1 प्लस a2 बाई 2। x3 कैसा एलिमेंट है, यहाँ 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे और 3 टर्म तक जोड़ेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3। मतलब इस तरह का एलिमेंट जो है xn के अंदर है। तो xn कैसा एलिमेंट है, n से डिवाइड और n टर्म तक जोड़ेंगे जो कि यहाँ पे है। फाइनली हम लोग को पता चल गया हम लोग को क्या करना है। हम लोग को जो है इस xn का वैल्यू निकालना है। मतलब ये जो है a1 से an तक का ऐड बाय n का मान अगर हम लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें तो मेरा जो है ये प्रूव हो जाएगा। अगर इसका मान एप्सिलॉन से छोटा तो मेरा कन्वर्जेंट हो गया। चलो हम इसको प्रूव करते हैं। ओके, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा, वही स्टेटमेंट एन जो है मेरा कन्वर्जेंट दिया हुआ था, तो एक्सन भी मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है। इसको हमको प्रूव करना है। अब देखो हमने जिस प्रकार यहाँ पर केस 1 में एल को 0 लिया था, सेम यहाँ पे एल को 0 लिए और यहाँ पे मैंने an माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन किया था और n जो है मेरा m से बिगर है, सो मैंने यहाँ पे लिखा है। और फाइनली मेरा जो रिजल्ट आया था an का मोड लेस देन एप्सिलॉन, वो चीज़ यहाँ पर है, an का मोड लेस देन एप्सिलॉन है। तो ये मैंने यहाँ पर किया हुआ, वही चीज़ को मैंने यहाँ पर लिखा। अब हमको प्रूफ क्या करना है, मैंने वहाँ पे बताया था आपको यहाँ पर इसका मान जो है हमको एप्सिलॉन से कम दिखाना है, तो इसका हम मान निकालेंगे अब। ठीक, अब इसका मान निकालना है। a1, a2, a3 से लेकर an तक का सम दिया हुआ है। इसको जो है हम 2 पार्ट में सम में बांटेंगे। एक हो गया a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर am तक का, फिर am से लेकर an के बीच का एलिमेंट को मैं इसको 2 टर्म में बांट लेंगे। यहाँ पर एक टर्म am ला देंगे बीच में, कोई दिक्कत? मतलब देखो यहाँ a1 से लेके an तक का सम दिया हुआ था, बट हम उसके बीच का भी एलिमेंट लिख लिए कि इसके बीच में एक am आएगा, फिर am प्लस 1 आएगा, am प्लस 2 आएगा, फिर इसी तरह आते आते फिर अंतिम में an आएगा। उसके बीच का भी एलिमेंट लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, am तक को अलग करेंगे और am प्लस 1 से इसको अलग करेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखो यहाँ पर चूंकि am जो है मेरा बिल्कुल 0 के करीब है, am के बाद जितना एलिमेंट आएगा सारा एलिमेंट 0 से करीब होगा, जो कि हमको आगे सहूलियत होगा इसको सॉल्व करने में। ठीक, हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, इसमें भी n से डिवाइड, इसमें भी n से डिवाइड। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई 2 टर्म ऐड में है, प्लस में है, जब उसमें अलग अलग हम मोड लगाते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है, इसका वैल्यू बिगर हो जाता है। इसका वैल्यू क्या हो गया, बड़ा हो गया, इस मान से इसका मान ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पे वही होगा, ये पूरा टर्म मेरा जो ऐड में है और ये मोड के अंदर है, इस सब टर्म को हम अलग अलग लिखते हैं। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको? अब देखो यहाँ डाउट नहीं रखना है, देखो चूंकि ये ग्रेटर देन, ये जो लेस देन है इसका मान ज़्यादा है, जैसे ही यहाँ पे मोड के रूप में तोड़ेंगे इसको, इसका मान और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसका चिन्ह का प्रयोग किया। ठीक है, लेस देन का। अब जो यहाँ पे था ध्यान देना, यहाँ पर आप समझ जाओ तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। देखो a1, यहाँ चित्र को देखो, a1 से ऊपर में कोई एक बॉन्ड होगा, a1 से भी ज़्यादा एक एलिमेंट है जो k से सब छोटा है। ये जो k है मेरा वो लिस्ट अपर बॉन्ड है। ठीक है, ये k मेरा क्या है, लिस्ट अपर, मतलब k से सारा एलिमेंट मेरा क्या है, छोटा है। अगर हम ऐसा करें, चूंकि ये तो ज़्यादा है, ये एलिमेंट जितना है सब का मान क्या है, इस वैल्यू से बड़ा है। अगर हम a1 का मान हम k पुट कर दें, a1 का मान k, फिर भी तो इसका मान क्या रहेगा, मैक्सिमम ही रहेगा। a2 का मान k तो मैक्सिमम, a3 का मान k तो इसका मान मैक्सिमम ही रहेगा। तो इस सब a1, a2, a3 से लेकर am के अंदर जितना एलिमेंट है सब के बदले हम क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ समझना है, सब के बदले हम लोग k पुट करेंगे, a1 के बदले में k, a2 के बदले में k, a3 के बदले में k, और ये कितना टर्म तक जाएगा, m टर्म तक, अप टू m टर्म,
बाय नीचे में एन से डिवाइड था, एन से डिवाइड कर दिया। उसी तरह यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये जो है ए एम जो है बिल्कुल ए एम के बाद जितना एलिमेंट आएगा उसका मान जो है वो 0 के करीबन होगा, मतलब एप्सिलॉन। तो ए एम प्लस 1 का मान एप्सिलॉन, ए एम प्लस 2 का मान एप्सिलॉन से लेकर ए एन तक जितना एलिमेंट है उस सब का मान एप्सिलॉन होगा। बट इतना ये समझना है आपको कि ये कितना टर्म होगा, ए एम से ज़्यादा और एन से कम, मतलब एन माइनस एम एलिमेंट। ये टोटल m एलिमेंट था, n एलिमेंट में जो है m एलिमेंट घटा देंगे, यहाँ तक का एलिमेंट सब घटा दिए तो ये बीच का एलिमेंट निकल जाएगा, मतलब अप टू n माइनस एम टर्म बाय n। यहाँ समझ गया, हो गया थ्योरम कंप्लीट। क्योंकि m टर्म था, k एलिमेंट था, तो m k बाय n। एप्सिलॉन कितना बार है, n माइनस एम बार, तो n माइनस एम गुना एप्सिलॉन बाय n तो पहले से है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ तक मेहनत किया, अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लो। क्या कि हम जो है n को इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। जैसे ही मेरा n इन्फिनिटी पर जाएगा तो हम लोग जानते हैं क्या 1 बाय इन्फिनिटी 0 होता है। ओके, अब यहाँ पे हम n को इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं, इसका वैल्यू तो 0 के करीबन हो जाएगा, टेंस टू 0 होगा। इस सारा का मान जो है क्या हो गया, 0 के करीब हो गया। तो 0 के करीब को हम एप्सिलॉन कहते हैं, क्योंकि इसमें m से गुना था ना, इसी कारण। ये 0 करीब हुआ तो इसमें इसको क्या कहेंगे, एप्सिलॉन कहेंगे। अच्छा ठीक, और यहाँ पे वही बात है, जैसे ही इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो ये 0 के करीब हो जाएगा, मतलब इसको हम एप्सिलॉन कह सकते हैं। और मैंने बताया था एप्सिलॉन में 2 से गुना करो, भाग दो, से कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। वही चीज़ को यहाँ पे m k बाय n के बदले में हम लोग एप्सिलॉन बाय 2 पुट किए हैं, इसके बदले में भी हम लोग एप्सिलॉन बाय 2 पुट किए हैं। मेरा प्रूव हो गया, एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 मतलब लेस देन एप्सिलॉन। इसका मान मेरा निकल गया, लेस देन एप्सिलॉन, हो गया प्रूव। तो चलो हम लोग जो है केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में जैसे केस फर्स्ट में क्या था, एल का मान ये 0 के करीब हो रहा था, लेकिन केस सेकंड में जो है ये 0 के करीब नहीं हो, ये 0 के करीब नहीं हो रहा है, ये जो है एल के करीब हो रहा है। जब एल के करीब हो रहा है तो हम लोगों ने पढ़ा वहाँ पे ए एन जो है एल के करीब हो रहा है, ए एन टेंस टू एल। अब देखो अगर हम एल में कुछ जोड़ दिए एप्सिलॉन तो उसका वैल्यू जो है ए एन के बराबर हो सकता है, लगभग बराबर हो जाएगा ना। देखो ए एन एल के करीब हो रहा है, उसके बीच में एप्सिलॉन का गैप होगा, हम एल में एप्सिलॉन जोड़ रहे हैं तो ए एन एल प्लस एप्सिलॉन के बराबर हो गया। ये बात समझे, चलो हम लोग बनाते हैं। जैसा मैंने यहाँ पर बताया आपको, क्योंकि मैंने केस फर्स्ट में जो है एप्सिलॉन का प्रयोग किया हुआ है, हम सोच रहे हैं इसमें एप्सिलॉन एन ले, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एप्सिलॉन लोगे तो। हम क्या किए, एप्सिलॉन एन लिए, जहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन एन में ये एन है, अगर हम एन को इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो एप्सिलॉन एन का मान जो है 0 के करीबन हो जाएगा। और जब हम एल में एप्सिलॉन एन को जोड़ रहे हैं तो वो ए एन के बराबर हो रहा है। ठीक, इसको समझ लो, इसको समझ लिया तो केस सेकंड प्रूव हो गया, मतलब समझ लो तुम्हारा प्रूव हो गया, ठीक है। अगर हमको ये दिया हुआ है ए एन इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, मोटे तौर पे समझो सीधा, अगर हमको दिया हुआ है ए एन का मान एल प्लस एप्सिलॉन एन, तो हमको प्रूव करना है इसका वैल्यू भी जो है टेंस टू एल। जैसे इसमें ए एन जो है एल के करीब था तो ए एन मेरा कन्वर्जेंट था, अगर हम एक्स एन को एल के करीब दिखा दिए तो मेरा एक्स एन कन्वर्जेंट हो जाएगा, और हमको एक्स एन को कन्वर्जेंट प्रूव करना है, समझ रहे हो ना आप। हमको ये अगर दिखा देंगे तो मेरा प्रूव हो गया, एक्स एन का मान तो ये दिया हुआ है, अगर इसको हम एल को टेंस करवा दिए, एल के करीब करवा दिए तो मेरा एक्स एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। मतलब अगर हम एक्स एन टेंस टू एल प्रूव कर दें किसी तरह तो मेरा एक्स एन कन्वर्जेंट हो जाएगा। चलो हम इसको प्रूव करते हैं, ये हमको प्रूव करना है। अब देखो यहाँ पर ए एन का मान हमको दिया हुआ है, हमको एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एल प्लस एप्सिलॉन 1, ए वन का मान क्या होगा, एन का मान 1 पुट करेंगे तो एल प्लस एप्सिलॉन 1, ए टू का मान एल प्लस एप्सिलॉन 2, ए थ्री का मान एल प्लस एप्सिलॉन 3। इसी तरह
मेरा मान होते जाएगा। और कहाँ तक जाएगा, ए एन तक, एल प्लस एप्सिलॉन एन। एल वाला को एक जगह रखते हैं, एप्सिलॉन वाला को एक जगह रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एल की संख्या कितनी है, चलो यहाँ समझो। हम क्या किए, एन से दोनों में डिवाइड किए, दोनों में एन से, क्योंकि एल मेरा एन बार था तो एल में एन से मल्टीप्लाई किए, एन एल बाय एन। यहाँ पर एप्सिलॉन 1 से लेकर एप्सिलॉन एन तक का सम था, उसमें जो है एन से हम डिवाइड किए, यहाँ पर मेरा इस रूप में आया। अब यहाँ पर वही फंडा चलेगा, कौन सा फंडा, कि हम n का मान इन्फिनिटी पर ले जा रहे हैं। जैसे ही हम n का मान इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, इसका मान क्या होगा, 0 के करीब हो जाएगा। इस पूरे टर्म का मान 0 के करीब होगा। जैसे ही इस l में कुछ जुटेगा 0 के करीब, तो इसका जो वैल्यू है वो l के करीब होगा। ध्यान से समझना है, वो क्या होगा, l के करीब होगा। तो ये क्या होगा, l को ही ना टेंस कर रही है, टेंस टू l, मतलब मेरा प्रूव हो गया। मैंने इस टर्म को l को टेंस करवा दिया। इसका मतलब क्या है कि xn जो है टेंस टू l हो रहा है, इसका मान xn है। इसका मतलब जैसे ही ये दिख गया, इसका मतलब xn मेरा क्या है, कन्वर्जेंट है। मैंने केस 1 और केस 2 दोनों केस में जो है कुसिस कन्वर्जेंट थ्योरम को प्रूव कर दिया।